आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा मानवाधिकार संरक्षण पर साप्ताहिक परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज साप्ताहिक परिचर्चा का 8वां भाग है। मानवाधिकार संसार में सभी जीवों के अधिकार हैं। परंतु हमने हमारी यह साप्ताहिक चर्चा में केवल हमने मानवाधिकारों को ही लिया है। इससे पहले हमारे 7 भाग परिचर्चा के साप्ताहिक हो चुके हैं, जिनमें हमने विभिन्न मुद्दों को, समाज के विभिन्न मुद्दों को जो मानवाधिकार से संबंधित है, उन मुद्दों को हमने लिया है। जो आज का हमारा विषय है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मानवाधिकार एवं चुनौतियां, क्योंकि ट्रांसजेंडर भी एक हम का हिस्सा है। जिस प्रकार से हम कोई भी समाज का हिस्सा, हम सभी समाज का हिस्सा, इसी प्रकार से वे भी इस समाज का हिस्सा है और उनकी भी बराबर की भागीदारी इस समाज में है। तो इन्हीं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मानवाधिकार और चुनौतियों पर आज हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में धनंजय चौहान जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं धनंजय चौहान जी का परिचय और स्वागत तथा उमंग फाउंडेशन में प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, जिनकी प्रेरणा से यह साप्ताहिक परिचर्चा चल रही है, उनके स्वागत के लिए और सभी सदस्यों के स्वागत के लिए मैं संजीव शर्मा जी से निवेदन करूंगा, वे आज के मुख्य वक्ता धनंजय चौहान जी व प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी व अन्य सभी सदस्यों का विधिवत स्वागत करें। इंजीनियर संजीव शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। सिर्फ 1 मिनट का समय लूंगा मैं आपसे। जी सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? सर स्क्रीन है, इस पे कोई मैटर इस पर नहीं दिख रहा है कोई भी। हाँ जी 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 सर, डिस्प्ले हो रही है। जी जी जी। सो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे मुख्य वक्ता सोशल एक्टिविस्ट धनंजय चौहान जी का। ट्रांसजेंडर शब्द जिसे समाज में वो सम्मान नहीं मिल पाया, जिसके वो हकदार है, इस बदलाव की कहानी चंडीगढ़ की ट्रांसजेंडर वुमेन धनंजय चौहान की कहानी किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। 49 साल की धनंजय चौहान जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने मजबूत इरादों से अपनी कम्युनिटी को अधिकार दिलाने की वर्षों से लंबी लड़ाई लड़ी है। उनकी मेहनत रंग लाई और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में रिजर्वेशन, फीस माफी सहित कई नियमों को लागू करवाने में अहम भूमिका निभाई। चंडीगढ़ ही नहीं, आज दुनिया भर के कई देशों में धनंजय जी का ट्रांसजेंडर्स के लिए किए गए प्रयासों के लिए सम्मानित किया जा चुका है। धनंजय चौहान जी का जन्म उत्तराखंड के देव प्रयाग स्थित पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इन्होंने हिम्मत दिखाते हुए खुद की असली पहचान को बताने में कोई झिझक महसूस नहीं की। यूनिवर्सिटी में रैगिंग के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी, ट्रांसजेंडर होने के कारण नौकरी तक गंवानी पड़ी। ट्रांसजेंडरों के हक के लिए धनंजय जी ने 2019 से संघर्ष किया है। सबसे पहले इन्होंने 2016 में खुद ट्रांसजेंडर कैटेगरी के तहत पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। कैंपस में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग टॉयलेट, फीस माफी जैसे काफी काम करवाए और चंडीगढ़ का पहला ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनवाया। सक्षम एनजीओ के तहत चंडीगढ़ में करीब 2500 ट्रांसजेंडर को एकजुट करके उनका हक दिलाने में धनंजय चौहान जी का विशेष योगदान है। इनकी इंट्रोडक्शन और क्वालिफिकेशन इतनी सारी है कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूं, जैसे क्वालिफिकेशन में इन्होंने बीए ऑनर्स हिस्ट्री में किया है, डिप्लोमा किया है इन्होंने रशियन और फ्रेंच लैंग्वेज में, कंप्यूटर साइंस में इन्होंने डिप्लोमा किया है, इन्होंने मास्टर किया है सोशल वर्क्स में, इन्होंने मास्टर किया है ह्यूमन राइट्स में, और ये बहुत ट्रेंड क्लासिकल डांसर है और अभी ये पीएचडी कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो इनके अचीवमेंट्स की, तो उन्होंने चंडीगढ़ में प्राइड फेस्टिवल जो है 2013 से ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। और अगर इन्होंने इतने सारे कार्य करे हैं कि एक बहुत लंबी फहरिस्त है उनके बारे में। और अगर हम लोग इनकी बात करें, इन्होंने फ्री एजुकेशन ट्रांसजेंडर के लिए वो करवाया है। हमेशा एक ट्रांसजेंडर के लिए एक जो प्रीफिक्स जो अभी नहीं रहता था, वो एमएस करके इन्होंने वो स्टार्ट करवाया था। और ये मेंबर है हरियाणा ट्रांसजेंडर वेलफेयर पॉलिसी कमेटी के। इवन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें 2018 में अपने यहाँ पे डिनर के लिए भी बुलवाया था।
और इन्होंने जो प्रधानमंत्री थे कनाडा के, उन्होंने इन्हें हायर स्टडीज के लिए ऑफर भी दिया था कि आप कनाडा आइए और पढ़िए, लेकिन इन्होंने अपने ही देश में रह के लोगों के लिए कार्य करने का सोचकर उस ऑफर को ठुकरा दिया था। और उसके बाद ये यही रहकर जो है इन्होंने कार्य किए। इन्होंने कई देशों में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, थाईलैंड, ग्रीस सहित कई देशों में इन्होंने कार्य किया है। अगर हम देखें जो इनकी उपलब्धियां हैं, वो अगर देखें, इन्हें बेस्ट सोशल वर्कर 2018 में दिया गया है। पंजाब के गवर्नर की तरफ से इन्हें 2017 में बेस्ट सर्विस का अवार्ड दिया गया है। इन्हें नारी शक्ति अवार्ड 2019 में नॉमिनेट किया गया था, और चंडीगढ़ स्टेट अवार्ड 2019 का इन्हें दिया गया था। कई यूनिवर्सिटीज ने इनको सम्मानित किया है। तो इनकी अगर हम देखें, एक आम इंसान की भी शायद इतनी उपलब्धियां नहीं होती जितनी धनंजय चौहान जी की हैं। हमें बहुत आज गर्व महसूस हो रहा है कि हम इतनी बड़ी शख्सियत को आज हम यहाँ पे सुनने जा रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम चाहेंगे कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और हम धनंजय चौहान जी के बारे में और आगे उनसे सुने और जाने। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर संजीव शर्मा जी। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए मैं प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा, आज के विषय वस्तु के बारे में हमें हम सभी को अवगत करवाएं। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी। धन्यवाद विनोद योगाचार्य जी और संजीव शर्मा जी। मैं बहुत आभारी हूं उमंग फाउंडेशन की पूरी टीम का, जो इतनी टेक्निकल सपोर्ट के साथ हमारे सारे कार्यक्रमों को सफल बना रही है, और उन सभी प्रतिभागियों का जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। अभी मैं देख रहा हूं 50 से ज्यादा लोग, लगभग 60-70 के आसपास जुड़ चुके होंगे। मैं आज बहुत वास्तव में, जैसे संजीव जी ने कहा, एक हमारे लिए गर्व की बात है कि धनंजय चौहान जी ने हमें ये आज यहाँ मौका दिया कि हम उनकी बातों को सुने, और हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य जिसमें कि इस तरीके के ये जो मुद्दे हैं मानवाधिकार के, इनके ऊपर चर्चा ही नहीं होती है। यहाँ जिस प्रकार की चर्चाएं होती हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल्स में या परिवारों में, या उसमें ह्यूमन राइट्स की बात नहीं होती है। बहुत ही पुराने किस्म की मानसिकता के साथ ज्यादातर लोग जिंदगी जीते हैं, और ह्यूमन राइट्स को लेकर के कोई अवेयरनेस नहीं है। अच्छे लोग हैं, जिंदादिल लोग हैं, सादे हैं, भोले भाले हैं, मेहनती हैं, ऊर्जावान हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो मानवाधिकार के बारे में भी सोचे और उसकी तरफ कुछ काम करे, ताकि हम सब एक समान, एक इंक्लूसिव सोसाइटी के तौर पे अपनी जिंदगी गुजारें, और अपने देश को भी हम विश्व के मानचित्र पर, विश्व के नक्शे पर कहीं जो है ऐसे जो हमारा सोशल इंडेक्स है उसमें भी दिखे कि हाँ, यहाँ सारे लोग बराबर है। मैं आज इस विषय को चुनने का मुख्य उद्देश्य मेरा ये था कि इस मुद्दे के ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं हुई। हम जिनको ट्रांसजेंडर के तौर पर मानते हैं उनको अलग अलग नामों के साथ, बहुत नकारात्मक, निगेटिव, डेरोगेटरी शब्दों के साथ हम संबोधित करते हैं। हम सब जानते हैं, उसको हमें यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लोग क्या हमारे समाज में बोझ हैं? क्या हमारे समाज में मजाक का पात्र है? क्या हमारे समाज में उनके साथ हिंसा होनी चाहिए, यौन हिंसा होनी चाहिए? क्या हमारे समाज में उनका कोई योगदान हो सकता है? वो क्या कर सकते हैं? इन सब बातों को लेकर के मेरे मन में काफी एक सोच विचार चलता रहता था। मैं धन्यवाद करता हूं अपनी बेटी का, विपाशा का, जो कि MCM DAV कॉलेज चंडीगढ़ में, जिसने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन की है, और मैं उसके साथ भी इन्हीं विषयों को लेकर के चर्चा कर रहा था। तो उसने कहा कि आप धनंजय जी को क्यों नहीं इनवाइट करते हैं, वो इतनी बड़ी शख्सियत है। मैंने इनके वीडियो और इनके बारे में कुछ देखा था न्यूज, इसमें क्या कहते हैं, ऑनलाइन भी और प्रिंट में भी, लेकिन कभी इनसे परिचय नहीं था। उसने उसी रात अपनी एक मैम से नंबर लेकर के मुझे दे दिया, और मैंने तुरंत ही इनसे बात कर ली, और मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। ट्रांसजेंडर जब हम कहते हैं तो हमें सिर्फ मजाक का हिस्सा दिखते हैं ये लोग। ऐसा लगता है
कि हमारे समाज में इनका कोई योगदान नहीं है। सिर्फ एक ही काम इनका होता है कि ताली, एक विशेष प्रकार की ताली बजाना और जन्म से लेकर के किसी भी खुशी में उनको लोगों के पास जाना और वहां पर डांस करना और कई प्रकार के, और जो हम सब जानते हैं उसको, उसकी बात नहीं है यहाँ पर उसकी डिटेल में जाने की। तो ये सारे काम इनको एक स्टीरियोटाइप कर दिया गया, जबकि हमारा संविधान और हमारे फंडामेंटल राइट्स और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और विभिन्न अदालतों ने जो कुछ भी ह्यूमन राइट्स को लेकर के जजमेंट दिए उसका बहुत विस्तार हो गया। अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू अडॉप्ट एनी प्रोफेशन, ये सारी चीजें हमारे पास हैं। हिंसा से बचाव करने का हक है हमारे पास। सिर्फ ट्रांसजेंडर की बात नहीं, पूरे समाज के उन सभी व्यक्तियों के पास। इसके साथ ही राइट टू एजुकेशन अभी भी है और पहले भी था, उसको छीना नहीं जा सकता। जबरदस्ती आप उसको छीन करके और इन लोगों को, जो बच्चे हैं हमारे, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यवसाय करना, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन और समाज में सम्मान के साथ जीवन जीने का हक देना, ये कोई भी अधिकार ट्रांसजेंडर को आमतौर पर हमारे समाज में नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि इनका सिर्फ एक ही काम है। जैसे ब्लाइंड लोगों के लिए हमारे समाज में माना जाता था कि ये लोग सिर्फ गाना गाएंगे और रेल में, बस में ये लोग जो है अपना गा करके, भीख मांग करके गुजारा कर लेंगे। ऐसे ही दूसरे डिसेबल्ड लोगों के लिए माना जाता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। ह्यूमन राइट्स के बारे में हमारे समाज की समझ भी बदल रही है, सरकार की भी नीतियां आ गई है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, यूएन है जिसने कि काफी कुछ इसको, इस बारे में जो है देशों को प्रेरित किया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसजेंडर को लेकर के बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, जिसका हिस्सा धनंजय जी हैं। तो हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बारे में हमें भी कोई ज्ञान नहीं है। कल परसों से मुझे 2-3 पत्रकार पूछ चुके हैं कि यहाँ कौन लोग हैं, कितने हैं, हम स्टोरी करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ ये लिंक शेयर किए थे और न्यूज भी शेयर की थी। तो अगर धनंजय चौहान जी से हमारा आज का कार्यक्रम नहीं हो पाता इनके साथ, तो हम इनकी बातचीत सुन करके यहाँ काम करने के क्षेत्र में से हम जो है वंचित रह जाते। आज हमारे लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत है कि इससे पहले यहाँ पर इस प्रकार के कोई ना तो काम हुए, ना कोई सोच ऐसी डेवलप हुई और ना ही कोई प्रयास किए गए। मैं चाहूंगा कि धनंजय जी आज के कार्यक्रम को लेकर के, जैसा कि इनके साथ डिस्कस हुआ है, मतलब हमारे साथ ये शेयर करें कि क्या इनके सामने चुनौतियां आती हैं, किस प्रकार का इनके साथ व्यवहार होता है, किस तरीके से इनके साथ टॉर्चर हुआ, क्योंकि एग्जाम्पल से, उदाहरणों से हम ज्यादा सीखते हैं। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, उससे जुड़े हुए बहुत से कॉलेजेस, यहाँ शिमला में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एपीजी गोयल यूनिवर्सिटी, उसके जो हमारे स्टूडेंट है एनसीसी का वहां पर आर्मी विंग है, उसके जो कैडेट्स हैं जो कि अभी ऑनलाइन क्लासेस के कारण से देश भर में अपने अपने घरों में हैं, उनके एचओडी डॉक्टर प्यार सिंह ये भी हमारे साथ सहयोग करते हैं। और डॉक्टर सुरेंद्र जुड़े हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर रीता है जो कि एक कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। तो ऐसे लोग, हमारे प्रबुद्ध लोग हमारे साथ जब जुड़े हैं और बड़ी संख्या में विद्यार्थी हैं, तो मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम से एक ऐसी मशाल जलेगी जो कि हिमाचल प्रदेश में एक नई शुरुआत करेगी। मैं देख रहा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने वो सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की हैं और स्टेट्स को जो है फंडिंग दी है, जिसमें स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, कई और चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं उसमें। लेकिन हमारे पास लोग आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं, क्योंकि घरों में इन लोगों को इस प्रकार से छिपा करके रखा जाता है,
लोगों के सामने जाहिर नहीं किया जाता है क्योंकि सोशल स्टिग्मा है। और फिर जब बच्चों को के साथ टॉर्चर होता है, स्कूल में भेदभाव होता है, टीचर्स भेदभाव करते हैं, परिवार नहीं स्वीकार करता है, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ करके ट्रांसजेंडर के ग्रुप में शामिल होने के लिए, क्योंकि हिमाचल में ऐसे ग्रुप्स या ऐसा नहीं है, तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या उत्तराखंड या अन्य राज्यों में वो बच्चे चले जाते हैं और फिर वहां पर भी इनके सामने पढ़ाई के मौके नहीं होते हैं। वही उन्हीं ग्रुप्स में जाकर के वही जो इनका एक स्टीरियोटाइप प्रोफेशन है उसी का हिस्सा ये लोग बन जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन बच्चों को, हिमाचल के बच्चों को भी और पूरे देश भर के बराबरी का हक मिले। इससे हम धनंजय चौहान जी के साथ आज जो चर्चा करेंगे और ये अपने एक्सपीरियंस भी बताएं, इसके साथ साथ क्या हिमाचल में हम कर सकते हैं वो भी हमारे साथ शेयर करें। और थोड़ा सा ये रहेगा कि हम इस कार्यक्रम को किसी भी हालत में 8:15 तक जो है संपन्न करना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं। तो और इसमें कुछ जो है प्रश्न भी होंगे, क्योंकि इनके भाषण या इनका जो एड्रेस होगा उसके बाद स्वाभाविक सी बात है प्रश्न भी आएंगे। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं धनंजय चौहान जी कि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई और हमें समय दिया। और विनोद योगाचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज की विषय वस्तु पर प्रकाश डाला। वर्तमान समय में किन्नर समुदाय या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कार्य केवल नाच गाना या बधाई देना ही नहीं है, अपितु आज समाज में हर जगह ट्रांसजेंडर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा धनंजय चौहान जी से, आप आज के विषय पर अपना वक्तव्य रखें। धनंजय चौहान जी प्लीज। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल जी। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो उमंग फाउंडेशन को के सभी पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार, और संजीव जी, विनोद जी और अजय जी सबका, और आप अजय जी आपकी बेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने एक सेतु का कार्य किया है आप तक, उमंग फाउंडेशन तक जुड़ने का, और पूरे हिमाचल के सभी जो मेरे भाई बहन हैं उन सबसे जोड़ने का उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया है। आप सबका, सभी जो सुनने वाले और देखने वाले गुणीजन हैं, सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप ट्रांसजेंडर की जिंदगी के बारे में एक कौतूहल होता है कि समझने की कोशिश होती है कि एक इंसान के बारे में जानने के लिए जो कि बहुत हाशिए पे धकेल दिए गए हैं, द मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्रांसजेंडर पीपल, उनके बारे में जानना एक बहुत हमें भी सुखद लगता है, क्योंकि ये सदियों पुरानी परंपराएं हैं। जो परंपराएं तो बाद में बनती, पहले इंसान होता है, इंसान से ही परंपराएं बनती हैं। जब इंसान या जीव, इंसान ना कह के मैं जीव की बात करूं कि जीव इस धरती पे 2 पांव पे खड़ा होकर चलना सीखा होगा, तो और 2 पांव पे क्यों, जो भी जीव है वो किसी भी तरह, चाहे वो 4 पांव पे, चाहे रेंगने वाला हो, किसी भी तरह का जीव है, जब वो इस ब्रह्मांड में आया होगा तो नर नारियों और तृतीय प्रकृति के साथ से आए हैं, तीसरी प्रकृति के साथ में लेके आए हैं। 2 प्रकृति के साथ हमेशा तीसरी प्रकृति भी विद्यमान रहती है। 2 प्रकृति अकेले नहीं आती हैं, तीसरी प्रकृति हमेशा साथ बाय डिफॉल्ट रहती है। सो हम उसको जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं, वो अनसीन रहती है, हमें वो दिखाई नहीं देती है, हमारे आसपास रहते हैं हम सब। और जैसे कई चीज इनविजिबल होती है, कोई चीज वो हमारे आसपास ही होती है। आपके आसपास ट्रांसजेंडर होंगे, आपके आस में ट्रांस वुमेन होंगे, ट्रांस मैन होंगे, बट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि स्टीरियोटाइप इतना बड़ा टैबू बने हैं, सेक्स, सेक्सुअलिटी, जेंडर की जेंडर रोल है, जेंडर एक्सप्रेशन है, इतने सारे स्टीरियोटाइप बने हुए हैं, और इसके कारण वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हमारा संविधान, बेशक हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमें सारे अधिकार देता है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, हमें अधिकार देता है जीने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं संविधान को कौन जानता है, ह्यूमन राइट्स को इतने ज्यादा लोग जानते भी नहीं। आप सर्वे करके देखिए, कितने लोग, आप गांव देहातों में जाओगे, शहरों में जाओगे,
आपको पता ही नहीं, आपको पता चल जाएगा। कितने लोगों को फंडामेंटल राइट्स पता होंगे, कितने लोगों को अपने ड्यूटीज की पता होंगे, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कितने लोगों को पता होगा। आपको, आपके सामने वो सारी चीजें आ जाएंगी कि किसी को नहीं पता होगा। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ह्यूमन राइट्स में ही पढ़ाई की होगी, वही जान पाएंगे, वही जानते होंगे, या फिर जो लॉ, जिन्होंने लॉ किया है वो आपको बता पाएंगे। यस, बट बात एक ट्रांसजेंडर की, ट्रांस मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मिंग। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किसी जेंडर से, एक जेंडर, जिस जेंडर में पैदा होते हैं उस जेंडर से हम दूसरे जेंडर में ट्रांसफर करते हैं, उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। क्योंकि स्टीरियोटाइप एक सोच है कि कोई इंसान पैदा ऐसा होता है विकृत लिंग के कारण, विकृत लिंग होता है, उनका शरीर में डिफेक्ट होता है, उनके शरीर में कुछ कमियां होती हैं, ऐसे सोच रहती हैं। लेकिन ऐसा भी मैं नहीं कहूंगी कि सभी लोग ऐसे पैदा होते हैं। मेल जेनिटल्स और फीमेल जेनिटल्स बायोलॉजिकली पैदा होते हैं, लेकिन इंटरसेक्स बच्चे भी पैदा होते हैं। इंटरसेक्स बच्चे बहुत कम पैदा होते हैं, जो कि हजारों में एक बच्चा या लाखों में एक बच्चा पैदा हो। जो इंटरसेक्स मतलब कि दो लिंगिया कह सकते हैं, या फिर उनके जो जननांग होते हैं वो हमारे हिसाब से, हम इंसानों के हिसाब से विकृत मानते हैं हम लोग उसको, बट वो कुदरत के हिसाब से विकृत नहीं होते, कुदरत ऐसे ही बनाती है। और तीसरी, इसके तीन के अलावा जब हम लोग बच्चे बड़े होते हैं, अपने बाल काल में, जैसे 5-6 साल की एज में आते हैं, तो मेल फीमेल या इंटरसेक्स अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, अपना जेंडर एक्सप्लोर करता है, अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि मैं, जब हम ता और ती बोलना सीखते हैं, खाना खा रहा हूँ, खाना खा रही हूँ, तो समझ लो कि जेंडर हमें समझ आना शुरू हो गया, हमें जेंडर पता लगने लगा कि मैं कौन हूँ। मैं थोड़ा सा पहले आपको इसके बारे में बता दूं। सेक्स मतलब बायोलॉजिकल असाइंड बॉडी। हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बोलेंगे कि हम किस शरीर को लेकर इस दुनिया में पैदा होते हैं। हम एक शरीर की रचना को लेकर पैदा होते हैं, जेंडर लेकर पैदा नहीं होते हैं। उसको सेक्स बोलते हैं, बायोलॉजिकल असाइंड बॉडी। और जेंडर मतलब कि ये सोशली कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक पहचान। हम पैदा तो हो जाते हैं शरीर को लेके, और जब हमारे जेंडर को डिसाइड करते हैं, जब हम पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो हमारे आसपास के लोग, जो डॉक्टर होते हैं, माँ बाप, जो दाई होती है, वो हमारा जेंडर डिसाइड कर देते हैं। इसका लिंग को देख के, बच्चे के लिंग को देख के, ये लड़का है या ये लड़की है या ये किंडर, जैसे हमारे आम लैंग्वेज में बोला जाता है कि इंटरसेक्स को किसी को पता नहीं होता, इंटरसेक्स दाई को क्या पता, या फिर डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता इंटरसेक्स। वो क्योंकि हमारे एमबीबीएस की पढ़ाई में अभी अभी जुड़ना शुरू हुआ है ये, क्योंकि जो हमारी एमबीबीएस की पढ़ाई है वो 1800 लॉर्ड मैकाले के टाइम पे ही शुरू हुआ था। उसमें जेंडर का और सेक्सुअलिटी, ये सेक्स का, ये इसमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब जो इतना जब संविधान में जब ये एक्ट बना है, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन बिल बना, पास हुआ, एक्ट बना, उसके बाद एमबीबीएस के अभी कुछ दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा था कि एमबीबीएस में जो सिलेबस में उसमें बदलाव आना चाहिए, इसमें ऐड होना चाहिए सब कुछ। सो ये धीरे धीरे अभी चेंज हुआ। तो हमारा जो जेंडर है पैदा होने के बाद वो समाज द्वारा डिसाइड किया जाता है कि ये लड़का है, ये लड़की है, या ये इंटरसेक्स है। लेकिन कुछ साल बाद, 4, 5, 6 साल बाद, हम खुद भी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। आप सभी, जो हम सब सुनने देखने वाले, हम मेरे सामने सभी लोग बैठे हैं, मैं भी खुद, हम सब लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कुछ एक एज में आके। जब हमारे को, सपोज आपको किसी ने कहा कि आप लड़की हो, और आपने 4-5 साल बाद अपने आप को महसूस करना शुरू किया, हाँ मैं लड़की हूँ, और आप उसके साथ, क्योंकि आपका बायोलॉजिकल सेक्स और साइकोलॉजिकल सेक्स मैच हो गया, तो आप अपने आप को उस मैचिंग के अनुसार अपने आप को लड़की मानते हैं। और वैसे ही लड़का, उसका बायोलॉजिकल सेक्स और साइकोलॉजिकल सेक्स जब मैच हो जाता है, वो अपने आप को लड़का मानता है, क्योंकि समाज ने उसको ऐसे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बायोलॉजिकल सेक्स और साइकोलॉजिकल सेक्स मिसमैच हो जाता है, मिसमैचिंग हो जाता है बॉडी का। साइकोलॉजिकल सेक्स होता है हमारे ये सिर से ऊपर वाला, ये
और बायोलॉजिकल होता है इस गर्दन से नीचे वाले। जब ये दोनों मिसमैचिंग हो जाते हैं, ब्रेन हमें अगर ब्रेन कहता है, जैसे मैं अपने आप को लड़की मानता हूँ लेकिन शरीर लड़की जैसा नहीं है, तो वो मिसमैचिंग है। वो सारी जिंदगी अपने आप को डिस्फोरिया, एंजाइटी, डिप्रेशन में रहता है इंसान की, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ। शीशे में देखते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, मैं तो लड़की हूँ, मेरा शरीर ऐसा क्यों नहीं। तो ये सारी जिंदगी हम लोग इसको ढोते रहते हैं, इस जेंडर को, जो समाज का जेंडर है, अपने जेंडर को डिसाइड नहीं कर पाते। तो सामाजिक जो जेंडर है वो हम उसमें फिट नहीं बैठते हैं। जो 5-6 साल के एज में जब मैंने अपने आप को फीमेल आइडेंटिफाई किया, लेकिन समाज ने तो मुझे मेल कहा। तो वो जब आपस में क्लैश होता है, उस क्लैश में हम लोग फंस जाते हैं। समाज का और अपने आप का जो जेंडर है वो दोनों क्लैश होते हैं, उसमें फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, क्लैश शुरू हो जाता है। टीन एज तक, बचपन तक तो ठीक है, 12-13 साल की उम्र तक तो एक कहते हैं ना पंजाबी में, कुड़ियां वर्गा मुंडा, मतलब लड़कियों जैसा लड़का है, बाल नहीं होता शरीर पे, मूंछ दाढ़ी नहीं आती, तो लगता है कि चलो ठीक है, और बच्चे को टाल देते हैं इसको। अगर हम ये भी कहते हैं कि मैं लड़की हूँ, अपने माँ बाप को बताया कि लड़की हूँ, या जो ट्रांसमैन है अपने आप को लड़का मानते, तो उनके पेरेंट्स या आसपास के लोग हंसी मजाक में टाल दे। मेरे आसपास 1-2 ट्रांसमैन रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, 5-6 साल के, 7 साल के। उनके पेरेंट्स अभी वो अपने आप को लड़का मानते हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं मानते उनको लड़का, वो उनको लड़की के नाम से पुकारते हैं। तो ये अभी जो है मतलब उनको ना तो बच्चों को पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये स्वाभाविक गुण होता है। हमारे नाखून, हमारे बाल कब बढ़ जाते हैं हमें बता के थोड़ी बढ़ते हैं, ऐसा हमारा जो महसूस करना होता है, फीलिंग्स होता है, ये कब ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है धीरे धीरे, कब वो हमारे सामने, दुनिया के सामने आ जाता है, हमें खुद भी नहीं पता। एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि धनंजय जी, आपको कब पता लगा कि आप ट्रांसजेंडर हो? तो मैंने उनको सवाल पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप आदमी हो? तो ये जो चीजें हैं ना, किसी से हम पूछ नहीं सकते, ना ही हम लोग पता। कई बार क्या होता है, जेंडर हम सारी जिंदगी पता नहीं कर पाते हैं, सारी जिंदगी हम, क्योंकि वो जो हमारे समाज का ताना बाना है उसमें जरूर फंसे रहते हैं, हम उसको ढोते रहते हैं कंधे में, क्योंकि समाज ने आदमी बोला है तो हमें उसको ढोना पड़ता है, लेकिन खुद को खोजते रहते हैं कि मैं कौन हूँ। आप उपनिषदों में आता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानना है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ क्या। सो उसी की तरह हम लोग अपने आप को खोजते रहते हैं कि हम कौन है, मैं हूँ कौन, मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, या दोनों में। मतलब समाज के जो बनाए हुए जो पॉकेट्स हैं उसमें हम लोग फिट क्यों नहीं बैठते हैं, हमारा वजूद क्या है, तो उसमें हम लोग फिट नहीं बैठ पाते हैं। सो ये जेंडर है। और सेक्सुअलिटी होता है, ये टीन एज में आती है। सेक्सुअलिटी मतलब हम किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारा अट्रैक्शन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। जब हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दैट मीन्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन। हम कोई भी इंसान हो, लड़का लड़की, ट्रांसजेंडर, ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन, किसी न किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कुछ लोग अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग उसमें अट्रैक्शन एसेक्सुअल भी होते हैं, दैट इज सेक्सुअलिटी। मतलब इसके हम लोग बारे में डिस्कस बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि सेक्सुअलिटी समुद्र की तरह है। ये मेल और फीमेल की सेक्सुअलिटी, या मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, फीमेल मेल की तरफ, ये दो की कहानी नहीं है। ये तो मतलब समझ लो, इनको मैं आपको आसान भाषा में बताऊं कि एक कुआं है, और सेक्सुअलिटी की जब हम बात करते हैं तो समुद्र है, उसमें कई तरह की सेक्सुअलिटी। जब आप डिस्कशन करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, हम कंफ्यूज होते जाएंगे कि सेक्सुअलिटी इतनी सारे हैं, हेटेरोसेक्सुअलिटी है, होमोसेक्सुअलिटी है, बायसेक्सुअलिटी है, एसेक्सुअलिटी है, उसके भी आगे सब पार्ट्स हैं, कितने सारे उनके आगे अम्ब्रेलास बनते जाते हैं। तो सेक्सुअलिटी मतलब ये 3 चीजें हर एक की जिंदगी में रहता है, सेक्स, जेंडर और सेक्सुअलिटी। और हम जब जिनका बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सेक्स मैच कर जाता है, वो तो दुनिया में फिट हो जाते हैं, उनको तो वो अपना पढ़ते लिखते हैं, उनके माँ बाप सपोर्ट करते हैं, उनको सब कुछ सही उनको ट्रीटमेंट मिलता है, उनको समाज में एक्सेप्टेंस मिलता है, उनको सही सब कुछ पढ़ाई लिखाई, जॉब्स मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती है। रात को अगर पढ़ता है बच्चा तो उसको माँ दूध लेके आती है कि चलो बच्चे पढ़ो,
लेकिन व्हाट अबाउट ट्रांसजेंडर जिनको घर से निकाल दिया, उनको दूध लेके कौन आएगा? उनको कौन बोलेगा बच्चे पढ़ लो? उनको कौन बोलेगा? ये जो चीजें बनी हैं, और इसके साथ साथ में और थोड़ी चीजें और ऐड कर दूं। हिजड़ा, किन्नर, खुसरा, ट्रांसजेंडर, ये जो वर्ड्स हैं एक्चुअल में इनका मतलब रहा है, हिजड़ा जो है हिजर से बना है। हिजर का मतलब सेपरेट होना, अबेंडन, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जाना है। और खुसरा जो शब्द है उसका वो छोटा शब्द है, मतलब वो शॉर्ट में बताया गया। हमारे भारत के जो पश्चिमी प्रांत है, पंजाब अनडिवाइडेड, मतलब जो भारत का और पाकिस्तान का पंजाब रहा है। पाकिस्तान के जो हम पंजाबी में बोलते लैंदा पंजाब थे, चढ़दा पंजाब, तो हमारे जो पंजाब छूट गया है जो पाकिस्तान में, वहां पर ख्वाजा सरा बोला जाता है। और इंडिया के पंजाब में खुसरा या खूजा बोला जाता है। खुसरा ख्वाजा सरा का शॉर्ट में ख और सरा का शब्द है, ये खुसरा या खूजा। किन्नर के बारे में काफी सारी मतलब कंफ्यूजन है, क्योंकि हिमाचल का इसमें अभी ये सारा चल रहा है। तो मैं इसमें बताना चाहूँ कि ये बहुत जो है, ये जो किन्नर के बारे में काफी सारी डिस्कशन हुई है कि ये शब्द यूज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। किन्नौर प्रदेश के लोगों ने इसको कहा कि नहीं, ये इनके लिए यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन और इनके लिए पुराणों में, उपनिषदों में ये वर्ड नहीं यूज हुआ, ये हमारे यूज हुआ था। सो ये बहुत सारी थोड़ा डिस्कशन लंबा वाला है। बट किन्नर अमूमन जो हमारे ज्यादातर लोग किन्नर का हम शब्द यूज करेंगे तो वो ट्रांसजेंडर के ही बारे में, आप किसी के बारे में बोले कि किन्नर आ रहे हैं तो वो सिर्फ लोगों को यही समझेंगे कि ट्रांसजेंडर के बारे में बता रहे हैं, कोई ये नहीं समझेगा कि किन्नौर के लोगों के बारे में बता रहे हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं। किन्नर का मतलब की और नर अलग अलग दो शब्द है। किस अलग तरह का नर, एक अलग तरह का जिसकी हाव भाव, उसकी भंगिमाएं, उसका चलना उठना बैठना, मतलब डिफरेंट, या क्वेयर भी कह सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो ट्रांसजेंडर जो वर्ड है, पहले इसको यूनिक बोला गया था। 1871 में एक लॉ बना था, एंटी ट्राइबल एक्ट, जिसमें सभी जो ट्राइबल थे, घुमंतरू, अर्ध घुमंतरू जो जातियां थी, उनको अपराधी घोषित कर दिया गया था। उसमें ट्रांसजेंडर को उस समय यूनिक बोला गया था, तो उनको भी उसमें अपराधी श्रेणी में डाल दिया गया था। तो बाद में 1952 में ये एक्ट खत्म हुआ और डीनोटिफाइड हुआ, और सभी ट्राइबल्स को अधिकार भी दिए गए, एक इंसान होने का, अपराधी श्रेणी से हटा दिया गया, लेकिन ट्रांसजेंडर को भी हटा दिया, लेकिन उनको आइडेंटिफाई, जो उनका अपनी पहचान थी, वो नहीं दी गई। ये काफी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, और ये 1872 के बाद 1952 के तक, 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन ट्रांसजेंडर आजाद नहीं हुए थे। ये ट्रांसजेंडर कहते हैं कि जो ट्राइबल थे वो 1952 में आजाद हुए थे, अपराधी श्रेणी से हटा दिया गया था। और शायद मेरे हिसाब से ये ट्रांसजेंडर भी अपराधी श्रेणी से तब हटे जब 2014 की सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2014 को हमें थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया। तब मुझे लगता है कि असल में आजादी तब आई है ट्रांसजेंडर की। तो ये जो चीजें हैं, स्टीरियोटाइप, जो जेंडर रोल बनाए गए, जेंडर एक्सप्रेशन बनाए गए, ये समाज ने बनाया है। इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भारत की स्थिति ठीक है। मैं वेस्टर्न कंट्रीज में गई तो वहां पर ट्रांसजेंडर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वहां पर गे और लेस्बियन या इन बाइसेक्सुअल लोगों को तो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि शायद हमारे पंजाब में भी ऐसा, या आसपास के इंडिया में भी ये बोला बंदा बन जाओ, या इंसान बन जाओ, आदमी बन जाओ। कोई ये तो नहीं बोला कि औरत बन जाओ, बंदी बन जाओ, कोई ये नहीं चाहेगा कि साड़ी पहन के उनका लड़का सड़कों पे घूमे या अपने आप को आइडेंटिफाई फीमेल करे। बड़ी मुश्किल से तो माँ बाप ने दुआएं, अकबर ने दुआएं कर करके सलीम पैदा किया, और वो लड़की बन जाए तो लड्डू बांटे थे पैदा होते, और बाद में जब वो लड़की बन जाए तो उनके अंदर लड्डू तो आसमान पे, उनकी जमीन, मतलब उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी कि ऐसा कैसे हो गया। तो ये जो चीजें हैं ये पूरी दुनिया में है, सिर्फ इंडिया में नहीं है। वेस्टर्न कंट्री में ट्रांसजेंडर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वहां पर बहुत लंबी अभी लड़ाई है। और एलजीबी को इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि चलो कम से कम वो आदमी और औरत तो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा है,
ये जो सोच थी 19वीं शताब्दी में जब सोच बदली है, उससे पहले भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं में नर नारी और तृतीय प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि तृतीय प्रकृति के बिना दो प्रकृति कंप्लीट नहीं होती। जैसे दिन होता है, रात होती है, तो संध्या भी होती है। कवियों ने भी इसका काफी अच्छा गुणगान किया कि संध्या तो हम हैं, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं वो संध्या है, वो दिन और रात नहीं है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। और संध्या कई बार आती है, दिन में भी रात में भी। जब पहर बदलता है, जब 4 पहर होते हैं, दिन के भी और रात के भी, हर बार ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसको ट्रांसजेंडर की तरह यूज किया गया। ट्रांसफॉर्मेशन होता है दिन और रात का, तो वो हम हैं। तो ये जो परंपराएं रही हैं, चाहे वो रामायण काल में, महाभारत काल में रही हैं, चाहे वो मुगल काल में रही हूँ, 1857 तक बढ़िया अच्छा जीवन जीते रहे सब ट्रांसजेंडर। और रामायण की बात करें तो रामायण में तो बहुलिंगीय समाज की कल्पना की गई थी। वहां नर और नारी नहीं, वहां पर मैं जब पढ़ती हूँ तो या पढ़ने की कोशिश करती हूँ, आप जैसे तो नहीं पढ़ पाती, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, तो उसमें मैंने ये कल्पना होती है जैसे कि इंसान पढ़ने के बाद खुद भी सोचता है, खुद भी अपना दिमाग चलाता है कि वहां तो बहुलिंगीय समाज की कल्पना थी। वहां बानर भी थे और भालू भी थे, गरुड़ भी थे, सर्प भी थे, अलग अलग तरह के जीव जंतु थे, जो आधा मनुष्य थे, आधा वो जानवर थे। अब आज मैं आपके सामने ये कह रही हूँ कि आज मैं ट्रांस वुमन हूँ, देख मैं लड़की हूँ, ट्रांस वुमन हूँ, और आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कल को कोई 100 साल बाद बोले आके कि मैं ट्रांस मंकी हूँ और मैं ट्रांस बियर हूँ, तो आप कहोगे इसका दिमाग खराब हो गया, ये लोग साइकोलॉजिकल पागल। लेकिन आप सोचिए रामायण में तो ऐसा नहीं कहा गया था। रामायण में तो हम लोगों को पूछते हैं जामवंत है, उसमें माता सीता को जो बचाते हैं, गरुड़ जो है। तो ये सब हमारे हर जगह पे एक्सेप्टेंस नहीं, उनको उपदेव की श्रेणी में रखा गया। उनको जो मंदिर थे, देवालय थे, उनपे देवदासी प्रथा शुरू की। उसके बाद भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, सूफिज्म शुरू हुआ। भगवत गीता में लिखा है कि केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ और कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि प्रकृति और जो आत्मा और परमात्मा, भगवत गीता में का आत्मा और परमात्मा का जो वार्तालाप चलता है, उसमें शरीर का नहीं चलता है। अर्जुन शरीर नहीं थे, वो आत्मा थे, और जो परमेश्वर थे वो परमात्मा थे। आत्मा और परमात्मा का डायलॉग है इसमें। तो वो कहते हैं कि मैं पुरुष हूँ और प्रकृति जो है वो स्त्री है। तो प्रकृति का सभी जीव जंतु पक्षी सब स्त्री हैं। ऐसा पुराणों में कहा गया कि वृंदावन में कोई भी पुरुष नहीं जाता है, वृंदावन में सब सखी भाव में जाते हैं, सभी लोग सखी रहते हैं, क्योंकि वहां पर एक ही पुरुष है, वो है भगवान कृष्ण। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे जो हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। भक्ति आंदोलन में यही जो सूत्र है, केवल अहम पुरुषम, इस सूत्र को लेकर भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। और वल्लभाचार्य जी श्रृंगार करके बांके बिहारी जी का और कृष्ण का दर्शन करते थे, वो औरत बन के करते थे। ऐसे ही मीरा जी ने भी उनसे मिलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे मिलना है, तो उन्होंने कहा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो उन्होंने मीरा जी ने जवाब भेजा कि अरे वृंदावन में कौन पुरुष पैदा हो गया, वृंदावन में तो कोई पुरुष नहीं है। तो वल्लभाचार्य जी भागे बाहर आए, उन्होंने मीरा जी को प्रणाम किया और अपनी गलती को क्षमा मांगी। तो यहाँ पर इतनी चीजें हैं। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, नीमे रुसिया यार बनाना पाओ मैंने कंजरी बनना पवे। वो घुंघरू बांध के नाचते रहे। और निजामुद्दीन की जो कवालियां हैं, उनकी कौल हैं, वो सारे एक औरत समझ की, आप उसको पढ़ेंगे तो छाप तिलक सब छीनो मोह से नैना मिला के, बहुत सारी कव्वालियां हैं जो वो अपने आप को औरत मान की, अपने आप को स्त्री भाव में रख के अल्लाह की या ईश्वर की या अपने उस्ताद की वो इबादत करते हैं। तो ये जो हमारी परंपरा रही ना औरतपन का, जो आत्मा है, आपकी आत्मा मेरी आत्मा स्त्री है, आप अपनी आत्मा को स्त्री भाव से संबोधित करते हैं कि मेरी आत्मा जीवित है, भूखी है, प्यासी है। चाहे वो आदमी बोले या औरत बोले, कोई भी, सब एक जैसे ही बोलते हैं कि आप अपनी आत्मा को स्त्री भाव में रखते हैं। तो और परमात्मा को पुरुष। सो आत्मा और परमात्मा हम सब एक ही इंसान की या आत्मा है हम सब लोग। तो ये सब चीजें 1857 तक रही। मुगल दरबारों में हम लोग हरम के रक्षक रहे, और जो बादशाह थे, शहंशाह थे, उनका हम आंख और कान होते थे। उनकी हर चीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो थी वो
ट्रांसजेंडर होते थे। जैसे मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने जो असुर थे उनसे वो अमृत किसी तरह छल करके उनको बहला फुसला के अपने रूप अपने सौंदर्य से उनको छद्म रूप से उनको वो अमृत ले लिया था। इसी तरह मुगल बादशाहों के जो दरबार में जो किन्नर होते थे, जो ट्रांसजेंडर होते थे, ख्वाजा सरा होते थे या मुखन्नस भी बोलते हैं अलग अलग नामों से तो वो लोग जो उनके जो प्रतिद्वंदी थे उनसे वो सारे राज खुलवा के उनसे बादशाह तक पहुंचा देते थे। राज दरबारों में क्या हो रहा है, हरम में क्या क्या हो रहा है, सारी चीजें वो राजा तक पहुंचती थी। तो ये 1857 तक आते आते जो किन्नर थे, हिजड़ा लोग जो थे वो बादशाह भी बन गए थे। दरबारों में राजा की उपाधि भी थी, उनको मलिक की उपाधि मिली थी। जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति थे वो अलाउद्दीन उनके जो मलिक काफूर थे वो उनको मलिक की उपाधि। तो इस तरह की जो हिस्ट्री में आप जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। और शिखंडी का जो वर्णन आता है, हम लोग शायद ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि सभी लोग साड़ियां पहन लेते हैं, ट्रांसजेंडर सभी लोग साड़ियां नहीं पहनते हैं। बहुत सारे उसमें ट्रांसमैन भी होते हैं जो फीमेल टू मेल अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। और उनको आइडेंटिफाई करना आसान नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि सब लोग बंदा बनाना चाहते हैं, बंदा बन जाओ। तो वो कहते हैं वो तो बंदा बन गए, वो आदमी पे जो पेट्रियार्की है, जो मर्द सत्ता है, उसमें वो पहले पायदान में आ गए। और हम मर्द होकर दूसरे पायदान में भी नहीं आए, तीसरे पायदान में चले गए, मतलब तीसरी श्रेणी में आ गए, थर्ड जेंडर। तो हमारा एक्सेप्टेंस बहुत कम रहता है। ट्रांसमैन का भी नहीं रहता, ऐसा नहीं कि नहीं रहता, लेकिन समाज में जब वो घर से निकल जाते हैं तो अगर उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा आसान नहीं रहता। दूसरी बात, अगर वो सर्जी हो जाता तब तो बिल्कुल भी। मेरे जो पार्टनर हैं रुद्र प्रताप सिंह, उनको कोई भी मेरे आसपास के लोग उनको आइडेंटिफाई नहीं करते, उनको वो लड़का ही मानते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई, लेकिन मुझे तो हिजड़ा ही मानते हैं, मुझे किन्नर मानते हैं, खुसरा मानते हैं, उनको नहीं मानते। तो ये सब चीजें, उनको जॉब भी मिल जाती है कहीं ना कहीं, अगर नहीं बस वो इसी चीज में फंस जाते हैं कि उनके जब वो डॉक्यूमेंट्स देते हैं अपने जॉब के लिए, तो उनमें फीमेल का नाम होता है या फीमेल की आइडेंटिटी होती है, तब जाके थोड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तो होती है, ऐसे नहीं होती। सो ये जो चीजें हमारी जिंदगी में रहती हैं, और हम जब हम पैदा होते तो एक शरीर में पैदा, जैसे लड़का या लड़की पैदा होते हैं जो ट्रांसजेंडर है या इंटरसेक्स, तो बाद में जब अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं किसी एक जेंडर में, कई लोग बाइनरी में चले जाते हैं, कई लोग नॉन बाइनरी होते हैं। जरूरी नहीं कि सभी लोग बाइनरी में जाते हैं, कई लोग नॉन बाइनरी भी रहते हैं। वो समाज द्वारा बनाए जो मेल फीमेल वाला, मर्द और औरत वाले कैटेगरी में नहीं अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं हम लोग वो है, नहीं हम नॉन बाइनरी लोग हैं। लेकिन बहुत सारे, जैसे मैंने अपने आप को बाइनरी में रखा है, मैं औरत मानती हूँ अपने आप को, लड़की मानती हूँ, औरत मानती हूँ, तो मैं बाइनरी में हूँ। तो मैं 3-4 साल की उम्र में अपने आप को आइडेंटिफाई किया एज लड़की, और अपनी उसी सारी जिंदगी यही अपने आप को आइडेंटिफाई करते 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 आज मैं 50 साल की होगी, तो अभी तक जिंदगी में संघर्ष ही है वो अपने आप को स्थापित करने के लिए। इतना सिर्फ एक चीज को एक्सेप्टेंस जो है, उस चीज को उतने वर्ड को लेकर मैं चल रही हूँ। और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, मुझे स्पेशल राइट्स नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, आई नीड ओनली एक्सेप्टेंस। मेरे तो 2 हाथ हैं, सब कुछ आंखें हैं, पढ़ना भी लिखना भी सब कुछ है, जॉब भी मिलेगी तो जॉब भी कर ही रहे हम लोग, सब कुछ कर सकते हैं। बस ये प्रॉब्लम है कि एक्सेप्टेंस नहीं है। 7 साल की एज में मैंने अपनी माँ को कहा था कि माँ मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मैं लड़की हूँ, मुझे अंदर से फील होता है। तो उन्होंने ओझा के पास लेके गए, जो देसी डॉक्टर होते हैं, जो हमारे ओझा पंडित हैं। उन्होंने कहा कि इसके अंदर चुड़ैल आ गई है, तो इसके अंदर भूत पिचास, जैसे मैं भी पहाड़ से हूँ, तो हम पहाड़ी लोगों की ज्यादातर ये होता है कि भूत पिचास ये सब चीजें, जादू टोना ये सब चीजें होती हैं। तो ओझा के पास लेके गए, उन्होंने झड़वाना शुरू किया रात को 12-1 बजे करीब, मुझे मारना पीटना शुरू किया। इस बच्चे को छोड़ दे, जहां से भी आई तो चली जा। वो उसके अंदर भी पता नहीं कुछ आ गया था, वो नाचने लगा और अपने मुझे मारने लगा। फिर गर्म चिमटे से मेरे शरीर को दागना शुरू करा, तो इतना दर्द, छाले हो गए शरीर में। तो फिर जो 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद तो अपने आप को सरेंडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं जो आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। फिर
ओझा ने कहा कि अब इसके अंदर से वो चुड़ैल चली गई है, अब ये ठीक हो गया बच्चा, अब ये सो ये सब चीजें होती रही। और जो बुलिंग हैरासमेंट है, सबसे बड़ी बात है, जो सबसे सेक्सुअल अब्यूज होता है वो चाइल्ड एज से शुरू हो जाता है, 6-7 साल 8 साल की उम्र में शुरू हो जाता है ट्रांस बच्चों के साथ। और वो जो सेक्सुअल अब्यूज होता है, गुड टच बैड टच, आज हम लोग सीख रहे हैं। हमारे को तो आस पड़ोस के लोग, कजन, जो हमारे चाचा अंकल आसपास के आदमी थे, वो सेक्सुअल अब्यूज करते थे, वो हमें टच करते थे, हमें फोर्स करते थे, और हमें समझ नहीं आता क्योंकि बच्चे को क्या पता, वो नाबालिग बच्चा, नाबालिग से भी नाबालिग, मतलब 7-8 साल 9 साल की उम्र में क्या पता होगा। कि अगर बात भी करते थे तो भी कोई सुनता नहीं था कि नहीं ऐसा नहीं होता है। सो ये सब शुरुआत से शुरू हुआ, और 12-13 साल की उम्र में और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब सेक्सुअलिटी का, सेक्सुअल ओरिएंटेशन सामने आती है, जहाँ हम भी अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी की तरफ, या हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो तब ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हम जिसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो तो मानता नहीं, वो मार पिटाई करेगा, मारेगा पीटेगा, या रेप करेगा, किडनैप करेगा, स्कूल जाते हुए लड़के छेड़ेंगे। तो ये सब चीजें होती रही हमारे साथ, बदतमीजी। और 9th-10th में जाके मैं डिप्रेशन में हो गई, काफी सारा एंजाइटी, डिप्रेशन, जेंडर डिस्फोरिया हो गया, और उसमें मैंने 2 बार अपने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की 9th-10th में। 10th में बड़ी मुश्किल से पास हुई, और +1 +2 89 में मैंने +1 +2 में पास किया। उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन। और मैं अपने आप को लड़का, जैसे बोझ होता है ना, कि लड़के वाले आइडेंटिटी, एक लड़का जैसे बन के रहना, वो एक बोझ था मेरे सिर पे, जैसे कोई ढोता है अपने कंधों पे किसी दूसरे की आइडेंटिटी को, कि मैं तो वो नहीं हूँ। घर आते थे वो अपना कमरा बंद करके फटाफट वो लड़कों वाले कपड़े फेंक देने। तो ये सब चीजें चलती रही, और इसी डिप्रेशन में जो मेरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में होना चाहिए था, वो मेरा यही ध्यान रहता कि मैं हूं कौन, मेरे को जीने का अधिकार, मुझे जीने क्यों नहीं देते लोग, मतलब ये सब चीजें, जो ध्यान मेरा पढ़ाई में ना, फिर भी जो ध्यान नहीं भी था, तब भी मैंने 93 में आई वाज हेलो हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, तो 93 में मैंने आई वाज टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया था, BA ऑनर्स। और फिर मेरे सपने बड़े बड़े थे कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगी। 93 में मैंने MA में एडमिशन लिया हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, लेकिन मेरे साथ रैगिंग हुआ, मुझे रेप करने की कोशिश की, तो मैंने छोड़ के भाग गई वहां से। 94 में मैंने LLB में लॉ में एडमिशन लिया इवनिंग में, ताकि मैं काम भी कर सकूं और अपना पढ़ाई भी शुरू जारी रखूं। तो 5:30-6 बजे, 6:45 बजे क्लास शुरू होती थी, रात को 9 बजे खत्म होती थी। तब भी लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी की, बुलिंग की, एक पकड़ के मुझे कमरे में बंद करके, वहां पर भी मेरे कपड़े उतार दिए गए, देखने की कोशिश की कि इसका शरीर कैसा है, क्या है इसके शरीर में, ऐसा लड़कियों जैसा क्यों है। सो तब भी मैं किसी तरह अपने आप को बचा के भागी, और ये लड़ाई लगातार इस तरह की कश्मकश जो है वो चलता रहा। और जॉब भी चलती रही किसी तरह, बहुत मतलब ये कहानी मेरी जो जिंदगी की बहुत लंबी है, क्योंकि अभी शायद समय भी कम है। तो 2002 तक आते जेल में जाकर किसी एक केस में मुझे गलत लोगों ने गलत फंसा दिया, और वो भी वहां पर भी जेंडर आइडेंटिटी की प्रॉब्लम थी। 9 महीने जेल में रही, 2001 में बाहर आई। उसके बाद 2002 में हम लोग जो जितने भी कम्युनिटी के लोग थे, हम लोग मिलना जुलना तो रहता थे, अपने जैसे लोगों को ढूंढते थे हम लोग, मेरे जैसा कौन है। पहले तो ये होता था कि मैं अकेली हूँ उस दुनिया में, लेकिन जब धीरे धीरे 1 2 3 मिलने शुरू, फिर लगा कि नहीं, हम मेरे जैसे तो और लोग भी हैं। फिर हम लोग मिलते थे, आपस में बैठ के बातें करते थे। ऐसे ही सेक्टर 17 चंडीगढ़ में हम लोग रात को 9 साढ़े 9 बजे कार्निवल होता था, तो कार्निवल खत्म हुआ और हम लोग अपने अपने घर जाने लगे। तो एक लड़के ने मुझे रोका, और उसने सिगरेट पीने के लिए माचिस मांगी मेरे से। तो मेरे पास, मैं तो सिगरेट पीती नहीं, तो उसने कहा कि ठीक। फिर वो बातें करने लगा, और कुछ देर, आधा पौने घंटे बाद वो मेरा दोस्त जैसा बन गया। मुझे लगा कि बंदा सही है, और अब भूल भी गए थे, कोई बातें करते करते भूल गए कि कितना टाइम हो गया।
उसने कहा कि हम लोग चलो गेड़ी मारते हैं, मेरे पास कार है, मेरे एक दोस्त है, हम लोग घूमते हैं। और मैं भी उसकी बातों में आ गया और कार में बैठे तो कुछ देर बाद वो चंडीगढ़ के बाहर ले आया, उसने पिस्टल निकाली और मेरे कमर पे लगा दी कि अगर तूने बोला तो फिर तुझे मार देंगे जान से। वो मुझे अंबाला में ले गए। अंबाला में पूरी रात 20 लड़कों ने रेप किया मेरा, और सुबह 5 साढ़े 5 बजे उन्होंने अंबाला के जो बस स्टैंड थे रेलवे स्टेशन के पास, उन्होंने मुझे धक्का मार के वहां छोड़ दिया। तो वहां करीबन 1-1.5 घंटा मैं वहां बैठी रही, मेरे टांगे कांप रही थी। किसी तरह बड़ी मुश्किल से वहां से बस में आई, बस से चंडीगढ़ पहुंची आधा 1 घंटे में, तो वहां पर भी काफी देर बैठी रही। उसके बाद फिर ये चलता रहा और मैं इतना डिप्रेशन में चली। पुलिस के पास गई, पुलिस ने भी मेरा मजाक बनाया, मजाक बना के उन्होंने कहा कि तुम्हें भी तो जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 377 आईपीसी 377 भी था, जिसमें गिवर और जो दोनों मतलब दोनों पार्टी उसमें क्रिमिनल अपराधी थे, तो दोनों पार्टियों को जेल होना 10 साल। तो उन्होंने ऐसा बताया, क्योंकि मुझे लॉ तो पता नहीं था उस समय इतना ज्यादा, बट मुझे पुलिस ने कहा कि तुम्हें दोनों को ही जानना है, तुम वो पकड़े गए तो तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने वो आइडिया छोड़ दिया और बहुत डिप्रेशन में चली गई, इतना ज्यादा डिप्रेशन कि उन्हें सुसाइड फिर अटेम्प्ट करना, घर से भाग गई। और घर से भागने के बाद रात को 1-1:30 बजे करीब मैं जंगल में बैठे पेड़ के नीचे, क्योंकि मुझे रस्सी से ऊपर पेड़ के ऊपर बांधना था और फुल मून नाइट थी। तो मैं जैसे बैठ के अपने पुराने दिन याद कर रही थी कि चलो लास्ट टाइम अपने याद करती हूँ, तो एकदम से मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा मैं क्यों मरूंगी, मुझे क्यों मरना है, मैं कोई रेपिस्ट हूँ क्या, मैं कोई बलात्कार किया, मैंने किसी का डकैती मारे, चोरी की, किसी का लूट मार किया, समाज को गंदा किया, मैंने ऐसा कौन सा काम किया, मैं क्यों मरूंगी। तो अपने आप को दिमाग को हिलाया और कहा कि नहीं, मुझे नहीं मरना, मुझे दुनिया की सोच बदलनी है। तो तब जाके फिर मैं घर आई और अपने जैसे जो मेरे जो ट्रांस बहन भाई थे उनको मैंने इकट्ठा करना शुरू किया, LGBTI की कम्युनिटी पूरा उनको मिलना जुलना शुरू किया, उनको इकट्ठा करके, क्योंकि कहते हैं ना कि अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। तो पहले अपने ही कुनबे को, अपने लोगों को इकट्ठा करना जरूरी था। 2004 में एक बार फिर मेरे साथ रेप हुआ, तब 8 लड़कों ने पंचकुला में 8 सेक्टर में रेप किया और रेप करने के बाद मारा, बहुत ज्यादा मारा, बांस के डंडे से मेरे मतलब पाँव इतने ज्यादा जख्मी हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर पेशाब कर दिया और मुझे वहां से बड़ी मुश्किल से मतलब उनके हाथ पैर जोड़ के वहां से निकलना पड़ा। वो लोग पैसे मांग रहे थे, मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे कि अपने जितने तुम्हारे बैंक में पैसे हैं ये है वो, तो पर मेरे पास तो था ही नहीं समय पैसा। तो चलो वो हुआ, ये चलता रहा और धीरे धीरे मैं अपने आप को एम्पावर करती रही। और तब तो मतलब मरने का सवाल नहीं था, तब तक मैं अपने आप को एम्पावर कर चुकी थी, चाहे कितना मर्जी रेप करें लोग, दुनिया मुझे मारे पीटे, मुझे मरना नहीं है, बस मुझे दुनिया को बदलना है, इसी दुनिया को बदलना है। और 2009 में फिर मेरे NGO स्थापित की, सक्षम ट्रस्ट करके NGO बनाया और फिर नेशनल लेवल पे काम करना शुरू किया। 2012 में हम लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए, पूरे इंडिया के ट्रांसजेंडर, पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर, जो पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर थे, जो बैगिंग में थे, वो उनका अपना काम था, वो तो अभी तक भी धमकियां देते हैं कि तुम लोग ऐसे क्यों करते हैं, हमारे यहाँ जो बधाई सिस्टम बंद क्यों कर रहे हैं। सो मेरा कहना कि नहीं, बधाई सिस्टम तो बंद नहीं हो रहा है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो एटलीस्ट आगे आना चाहिए, उनको बराबर का अधिकार उनको मिलना चाहिए। वो IPS बने, IAS ऑफिसर, प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ बने, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, कुछ बने, वो बने। लेकिन जिनके पास मजबूरी है बैगिंग करने, वो मांगे, हमें क्या, उससे मतलब नहीं है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चल रहे हैं, ऐसी जो किन्नर परंपरा वो भी चलेगी, जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं जाना अभी तो फोर्सिबल है, अभी तो कोई ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इक्वल राइट्स होने से मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी अलग चीज होती है, जब इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो लोग बैगिंग में जाएंगे, सेक्स वर्क में जाएंगे। सेक्स वर्कर भी बहुत सारे होते हैं, बैगिंग में भी जाते हैं, ट्रेन में मांगते हैं, बस में मांगते हैं, जहां जिसको लगता है पैसा मांगना मांगते हैं। सो अभी ये हालत है अब पढ़े लिखे लोगों की। लेकिन जब इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्विटी होगी, बराबर का जॉब मिलेगा, तो जो पढ़े लिखे इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, वो क्यों जाएंगे। बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पर वो गिनती में हैं, नंबर्स हैं कि डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, पायलट भी हैं,
ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर भी है, एडवोकेट भी है, जज भी है, प्रिंसिपल भी है। नंबर्स मतलब आप गिन सकते हैं कि ये लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं ट्रांसजेंडर, तो उनमें से आप गिनती से गिन सकते हैं। बट ऐसा दिन आएगा कि आप गिन भी ना पाओगे कि इतने सारे इंजीनियर हो गए। इसके लिए हम सबको एफर्ट्स लगाने होंगे। तो ये हम लोग 2012 में इकट्ठा हुए, मैंने चंडीगढ़ को, पंजाब को रिप्रेजेंट किया, और शायद मैं से पूरी जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ की, नॉर्थ की, दिल्ली के बाद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सबको रिप्रेजेंट करती रही है शुरू से ही। जो भी मेरे पास ट्रांसजेंडर हिमाचल से भी आते हैं, ऐसा नहीं कि हिमाचल से ट्रांसजेंडर नहीं है, कम्युनिटी सब जगह है। बस वो क्लोजेट में रहती हैं, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हुए डरते हैं, क्योंकि गांव, पहाड़ों में गांव के जो एक चीज है, वो गांव की बात दूर दूर तक पहुंच जाती कि वहां पर हिजड़ा है, किन्नर है। तो गांव देहात, तो शहरों में तो किसी को कोई क्या मतलब है। चंडीगढ़ में तो भांत भांत के लोग हैं, जगह जगह से लोग आए, उनको क्या दफा हो, क्या पता लग भी जाए दफा हो जाओ, उनको क्या मतलब। अब मेरे आसपास लोग कुछ भी बोले, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो ये सब चीजें हुई। और 12 में जब हमने नालसा के साथ, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर एक PIL दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये जब PIL दायर की, और उसमें 2015 अप्रैल 2014 को इसकी जजमेंट आती है। सो उससे पहले 2013 में मैंने प्राइड ऑर्गेनाइज करना, गर्व उत्सव मनाना शुरू किया। गर्व उत्सव मतलब कि हम अपने आप का, अपने होने का, अपने होंद का, अपने वजूद का गर्व मनाना चाहिए हमें। वी विल नॉट गो एनीवेयर। हम लोग इसी दुनिया के लोग हैं, हम लोगों को आप लोगों ने पैदा किया, हम लोग क्यों जाएंगे यहाँ से। हम कोई चोर थे, हम लोग डाकू हैं क्या, हम लोग बलात्कार हैं। आपने कौन से न्यूज़पेपर में पढ़ा ऐसा कि ऐसा ये जो ट्रांसजेंडर को बलात्कार करते हैं, ट्रांसजेंडर लूट मार करते हैं। कुछ लोग होते होंगे, लेकिन बलात्कार का तो सवाल नहीं होता। जो चोरी, ये तो हम लोग इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि ट्रांसजेंडर क्रिमिनल नहीं होते होंगे, लेकिन ज्यादा मेजोरिटी तो मेल और फीमेल क्या है। ट्रांसजेंडर अगर क्राइम में आते भी हैं कुछ लोग, तो वो मजबूरी में रहते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सेप्टेंस नहीं होता, उनके पास जॉब नहीं होता है। सो ये सब चीजें हुई। 2013 में प्राइड ऑर्गेनाइज किया पंजाब यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि मेरा जो टारगेट ग्रुप था वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे, जो यंग जनरेशन था, वो मेरा टारगेट था। 40+ टारगेट नहीं था मेरा, मतलब मैंने कभी 40+ के बारे में नहीं सोचा। मैंने 40 से बिलो जो हैं उनके बारे में हमेशा सोचते हैं कि ये हमारे स्टेक होल्डर हैं, ये हमारे एडवोकेसी करेंगे, एडवोकेट है हमारे। ये दुनिया में जब ये IAS ऑफिसर बनेंगे, IPS बनेंगे, तो हमारे बारे में भी सोचेंगे। जब पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे तो हमारे बारे में सोचेंगे। सो मेरा इनका फोकस इनके ऊपर था, और यूनिवर्सिटी में मैं लगातार काम करती थी। 2013 में जब प्राइड ऑर्गेनाइज की, तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा कि सच काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड नॉट अलाउड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मैंने कहा व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी यू आर टॉकिंग, तो कौन सी सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। वी आर नॉट डूइंग सेक्स वर्क हियर, वी आर नॉट वायलेटिंग एनी लॉ। हम लोग ह्यूमन राइट्स की बात करें, आपका डिपार्टमेंट है ह्यूमन राइट्स, आपका सोशल वर्क डिपार्टमेंट है, आपका सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। जब उनको रिसर्च करना होता तो हमारे पास आते हैं, तब तो सच काइंड ऑफ एक्टिविटी नहीं होती है। वो थीसिस लिखते हैं LGBT के ऊपर, ट्रांसजेंडर के ऊपर, तब तो कोई सच काइंड ऑफ एक्टिविटी नहीं होती है। तो लेकिन बहुत सारे टीचर और स्टूडेंट्स मेरे साथ ऑलरेडी, मैंने उनको अपना एडवोकेट बना लिया था। तो 150-200 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स मेरे साथ खड़े थे। तो प्राइड हुआ, एंड इट वाज अ ह्यूज प्राइड, फर्स्ट टाइम हुआ, और धीरे धीरे प्राइड होता रहा हर साल। और आप सोचिए, आप सच मानिए, जो पेशेंट्स हैं, लगातार जो संघर्ष होता है, आज पंजाब यूनिवर्सिटी उस प्राइड का हिस्सा है। जब बैनर बनता है, जो उनका लोगो भी साथ में रहता है पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो ये अचीवमेंट है, ये सक्सेस है कि फर्स्ट टाइम उन्होंने मना किया, लेकिन आने वाले 2017 में कैनेडियन एम्बेसी, ब्रिटिश एम्बेसी, अलियंस फ्रांसे, पंजाब यूनिवर्सिटी और तरह की सबकी होड़ लगी कि हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो ये स्ट्रगल होता है, धीरे धीरे फिर वो स्ट्रगल आगे बढ़ता है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद फिर 2015 में पंजाब में थर्ड जेंडर कॉलम ऐड करवाया हम लोगों ने। और उसके बाद मैंने हिजड़ा कम्युनिटी में किन्नर डेरों में जाके पढ़ने के लिए उनको
अनुरोध किया आप पढ़ाई करिए, तो सब लोगों ने मना किया कि हम लोग नहीं पढ़ने, हम लोग पढ़ाई के लिए नहीं पैदा हुए, हम लोग भीख मांगने के लिए पैदा हुए, पढ़ाई हमारा कल्चर है, इसको खत्म नहीं होने देंगे। और उन्होंने मुझे भी डांटा कि आप ये काम नहीं कर सकते, हमारी परंपराओं को नहीं तोड़ सकते, हमारी परंपराओं को नष्ट नहीं कर सकते। तो मैंने उनको समझाया कि पढ़े लिखे होना, हम मांग लेंगे, भीख मांगे, लेकिन पढ़ा लिखा होना तो अलग बात है ना। हम लोग कुएं से निकल के समुद्र में, तो हमारी सोच बड़ी होगी। हमारा सभी शर्मा जी मंदिर में तो नहीं बैठे हैं, है ना, नौकरी भी तो कर रहे हैं। कुछ शर्मा जी हैं जो जिनको लगता है कि मंदिर में बैठना, वो मंदिर में बैठेंगे, पूजा करेंगे। मौलवी हैं वो मस्जिद में बैठेंगे, पाठी जी हैं वो गुरुद्वारा में बैठेंगे। और सभी सरदार या सभी पंडित या सभी मौलवी मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा में तो नहीं बैठे, वो जॉब भी तो कर रहे हैं। इसीलिए सभी ट्रांसजेंडर जो है वो क्यों भीख में जाएं, उनको जो मांगना चाहते हैं मांगे, तो नहीं है वो परंपराएं चलाएं। सभी हिजड़ा ट्रांसजेंडर होते हैं, बट सभी ट्रांसजेंडर हिजड़ा नहीं होते हैं। हिजड़ा एक परंपरा है, कल्चर है, उस कल्चर में जो ट्रांसजेंडर जाता है वो हिजड़ा कहलाता है, वो हिजड़ा हो जाता है, उस परंपरा का हिस्सा हो जाता है। लेकिन सभी हिजड़ा ट्रांसजेंडर होते हैं, जो अपने आप को नहीं मानते हैं, वो अपनी उनकी स्टीरियोटाइप सोच है कि नहीं हम तो किन्नर है, ये ट्रांसजेंडर अलग होते हैं, ये जो बाहर रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, घर पे सड़कों पे घूमते, ये ट्रांसजेंडर है, ये हमारी परंपरा, हम लोग अलग हैं। कभी कभी आपके सामने किन्नर लोग बोलते भी हैं कि हिजड़ा लोग, नहीं हम लोग अलग हैं। सभी लोग हिजड़ा जो है वो ट्रांसजेंडर ही होते हैं। हिजड़ा बिल तो पास नहीं हुआ, ना ही किन्नर बिल पास क्या हुआ, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन बिल। सभी ट्रांसजेंडर हैं। और ये बस क्योंकि 1872 के बाद जब अपराधी घुस गया तो हमारे पास रोजी रोटी का संकट आ गया, तो बहुत सारे विश्वास क्रिएट हुए, धीरे धीरे वो समाज में बने, दुआएं बददुआएं का चलन शुरू हुआ, क्योंकि मांगना था, खाना था, अपना पेट भरना था। धीरे धीरे ये आज बिजनेस बन गया, वो बहुत बड़ा एक कमाई का साधन भी बन गया। सो उसके भी उससे भी हम लोग नकार नहीं सकते चीजों को, कि इसमें अपराधी की प्रवृत्ति के लोग भी आ रहे हैं अभी, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि इतना मोटा पैसा आता है, तो जो बेचारे जिनके पास रोजी रोटी नहीं है वो तो जाए उसमें, लेकिन जो लोग इसमें पेशा बनाते हैं, बिजनेस बना के इसको आगे चला रहे हैं, उनके भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। सो 2015 में मैंने अपने सभी आईडी प्रूफ जितने भी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट, सब में अपना जेंडर चेंज किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। और मैं इसी चीज का इंतजार करती। मैंने पहले साड़ी नहीं पहनी कभी जिंदगी में। मैंने सोचा था कि अगर साड़ी पहनूंगी तो अपनी आइडेंटिटी के साथ, जो सरकारी आइडेंटिटी होती है सरकार द्वारा, सुप्रीम कोर्ट, तभी तो हम लड़े हैं। मैं साड़ी पहन के हिजड़ा थोड़ी, मैं भी थोड़ी मांगने चली जाती। मैंने ताली नहीं बजाई, हमेशा ताली बजवाई है। ऐसा काम करना किया है कि कभी ताली बजाने नहीं, किसी के दरवाजे के आगे नाचना। तो इससे अच्छा तो पैंट पहन के जॉब कर लेती। मैंने यही सोचा कि अगर साड़ी पहनना तो हमेशा से अपनी पहचान के साथ लड़ाई लड़नी है। सरकार क्यों नहीं देगी? अगर हम सच्चे इंसान हैं, हम लोग अपनी सच्चाई से लड़ रहे हैं, अपनी पहचान से लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो हमें रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद सरकारों ने भी इस पे काम किया है। 2-3 बार बिल बना, खत्म हुआ, फिर लास्ट में 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन बिल, सब लोगों के ट्रांसजेंडर की मेहनत से वो बना है। और उसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। ऐसा नहीं कि उसमें वो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सिर्फ बिल है, उसमें प्रोटेक्शन वैसे कुछ नहीं है। ना तो जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन दिया था वो भी नहीं उसमें, और बहुत सारी चीजें इसमें, आइडेंटिटी की जो पहचान जो हमारी है वो भी हमें सरकार से लेनी होगी। मेरी पहचान मेरी खुद की नहीं रहेगी, मुझे सरकार के पास जाना पड़ेगा। मैं ट्रांसजेंडर हूँ, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होगी। पुलिस वेरिफिकेशन में पुलिस वाले घर जाएंगे, घर वाले, यही तो पंगा है। अगर घर ही जाना है तो घर वाले तो मना कर देते हैं कि कोई हमारे घर ट्रांसजेंडर नहीं रहता। तो यही तो पंगा है, जो सरकार ने जो चीजें बनाई हैं, पुलिस वेरिफिकेशन। अगर पुलिस आती फिर तो घर से पहले भी भागना था, अब भी भागना है। आइडेंटिटी प्रूफ जो है ये सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर थोड़ी बोलता है कि तुम्हें कैंसर है, तुम्हें टीबी हो रखा है। हम ये तो बताते हैं मुझे दर्द यहाँ हो रखा है। डॉक्टर ये पूछेगा हाँ जी क्या प्रॉब्लम आपको? तो प्रॉब्लम तो हमें है ना, सरकार को क्या प्रॉब्लम है? या
डॉक्टर को क्या प्रॉब्लम, हम सरकार के पास या डॉक्टर के पास क्यों जाए जब हमें पता है कि हम ट्रांसजेंडर हैं। मैं आइडेंटिफाई करूँ, मेरी पहचान, मेरी बॉडी, मेरा रूल्स, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मैं ही तभी तो जाऊंगी। मैं साइकेट्री के पास जाऊंगी, साइकेट्री के पास जब हमने जीडी लिया, जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट लिया है, तो डॉक्टर ने हमें ही तो पूछा है कि हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, कैसे अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बताओ शुरू से अभी तक के, तो वो अपने एसेस करते हैं, फिर वो तब जाके कई महीनों बाद वो साइकेट्रिस्ट को हमें जीडी देता है, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर सर्टिफिकेट देता है। मेरे कहने पे देगा ना, वो अपने खुद को नहीं मेरे घर पे आ जाए। तो पुलिस हमारे घर पे क्यों आती है? पुलिस कौन होती है हमारे को? सरकार का जो कानून है ये जो बना है, जिसमें पुलिस को भेजा है घर पे जाके कि आइडेंटिफाई करो कि वो ट्रांसजेंडर है कि नहीं। हु आर गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को क्या इसका अधिकार होना चाहिए? ये तो मेरा, अगर गवर्नमेंट ही पुलिस भेजती घर पे तो कोई भी अपने आप को डिक्लेयर नहीं करे। आप कह रहे हैं आप हिमाचल में कोई ट्रांसजेंडर नहीं, ट्रांसजेंडर बहुत होंगे, लेकिन जब पुलिस जाएगी घर पे तो कौन अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा? आप कहिए, आप सरकार में है, अगर सरकार के लोग कहेंगे कि तब आपको ट्रांसजेंडर मानेंगे जब हम डीसी जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट देगा तब वो ट्रांसजेंडर होगा। लेकिन वो पुलिस भी तो भेज रहा है घर पे, पुलिस भेजेगा तो कौन मानेगा? ठीक है भाई, हम पैंट शर्ट में ठीक है, हम नहीं बनना, हमें नहीं रहना आपके, हम जैसे जी रहे हैं वैसे ही जी लेंगे। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो आज इतने सारे चीजों के बाद आज हम लोग सक्सेसफुल थोड़ा बहुत हुए हैं। ह्यूमन राइट्स के हिसाब से हमें बराबर का अधिकार तो इंसान तो समझा गया, लेकिन बराबर का अधिकार, अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, इक्विटी जो है, इक्विटी नहीं दी गई है हमें। जॉब्स के लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रहे हैं अभी फिलहाल। कुछ स्टेट हैं जैसे छत्तीसगढ़ है, वहां पर मेरी फ्रेंड है विद्या राजपूत है, बाकी और स्टेट्स में भी मेरी गुरु हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा, वो भी बहुत सारा पूरे भारत के लिए धनंजय चौहान जी, हम साथ में कुछ प्रश्न उत्तर भी लेना चाहेंगे। हमारे कुछ श्रोताओं के प्रश्न भी हैं, तो साथ साथ बातचीत भी चलती रहे और प्रश्न भी लेते रहें। जी जी बिल्कुल। इंजीनियर संजीव जी, आपसे निवेदन है, आप हमारे जो श्रोतागण हैं उनके जी सर, आप साथ साथ लेते रहे। जी 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 सर, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर, आ रही है। धनंजय चौहान जी, सबसे पहले मैं सब दर्शकों पर बताना भूल गया था, धनंजय चौहान जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। तो एक्चुअली मैं भी फिल्म को जरूर देखूंगा, लेकिन मैं सब श्रोताओं को बता दूं इनके ऊपर एक फिल्म बनी है जो चंडीगढ़ बेस्ड डायरेक्टर ने ही बनाई थी। तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विकास तरवार जी का कहना है कि when Indian schools will allow transgender kids to get education with mainstream education system with heterosexual students, are our education system open for it, and when will we expect an equal and inclusive education system? मेरे को आवाज नहीं आ रही, क्या आप रिपीट करेंगे? हाँ, ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो मतलब हमारे नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में क्या ट्रांसजेंडर्स के लिए भी एजुकेशन पॉलिसी, वो क्या इक्वल एजुकेशन सिस्टम सबके लिए रहेगा, ये है या रहेगा, ये कैसा है? मतलब अभी भी क्या इक्वल एजुकेशन सिस्टम है या कुछ डिफरेंशिएशन है? अभी अपॉर्चुनिटी तो सबको बराबर है। संविधान आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 ये सभी सब तो है, लेकिन प्रॉब्लम संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, वहां तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो हमारे दिमागों में है, हमारे सोसाइटी में। जब हम पढ़ रहे होते तो हम स्कूल में आपके जैसे आप सबके साथ पढ़ ही रहे होते हैं। मैंने पढ़ाई पूरी की, आप सबके साथ ही पढ़ाई पूरी की है। प्रॉब्लम कहाँ थी? जब हमें छक्का हिजड़ा बुली करते हैं, हैरासमेंट कर, सेक्सुअल अब्यूज करते हैं, उस पे सवाल नहीं उठाता कोई, उस पे कोई सेक्सुअल हैरासमेंट कमेटी नहीं है। उस पे टीचर जब हम बात करते हैं कि जब हम टीचर को कंप्लेन करते हैं तो टीचर क्या, तुम लोग टेढ़े लोग, मतलब तुम टेढ़े मेढ़े चलते हो, तुम ऐसे लड़कियों जैसे चलते हो, तुम ठीक हो जाओ तो लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे। हम क्यों ठीक हो जाए भाई? समाज अपनी सोच को ठीक करे। हमें तो कुदरत ने ऐसा बनाया है तो हम लोग ऐसे ही टेढ़ा। डिफरेंट इज नॉट रॉन्ग, डिफरेंट ऑलवेज यूनिक। डिफरेंट के अंदर डाइवर्सिटी होती है। तो जब समाज को, अभी भी सीबीएसई का जो मॉड्यूल है वो टीचर ट्रेनिंग है, उसमें भी काफी सारी ट्रांसजेंडर के बारे में स्टोरीज हैं। उनके मेल फीमेल के अलावा ट्रांसजेंडर को, ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन को इंक्लूड कर रहे हैं। सब चीजें चल रही हैं, चेंज तो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, बट
सोसाइटी के माइंड में कब वो 150 साल पुराना वाला जो अंग्रेजों ने बीज डाल दिया है कि दो होते हैं इसके अलावा नहीं होते हैं, हमें पुरानी संस्कृति के ऊपर वापस लेके जाना होगा जहां पर नर नारी और तृतीय प्रकृति का वर्णन रहा है। लेकिन उसके लिए अभी बहुत सारी चीजें होनी है। एजुकेशन तो सबको बराबर मिलती है, लेकिन ड्रॉप आउट भी तो होता है। 7th 8th 9th क्लास में ड्रॉप आउट हो जाता है। वो ड्रॉप आउट क्यों होता है? जब फीमेल ड्रॉप आउट होती है तो आप घर में जाके पूछते हैं कि फीमेल ने क्यों छोड़ा पढ़ाई में, कहीं माँ बाप ने उनको जाने से मना तो नहीं करने। लेकिन ट्रांसजेंडर के बारे में कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। जी मैडम, अभिषेक बागड़ा जी पूछते हैं कि ट्रांसजेंडर किड्स को उसकी फैमिली से जबरदस्ती ट्रांसजेंडर कम्युनिटी द्वारा छीन लिया जाता है उस बच्चे की इच्छा और परिवार के विरुद्ध उसी भी समान जीवन जीने का अधिकार है, ये डायरेक्ट ह्यूमन राइट वायलेशन है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये पहले होता था, अभी भी कहीं ना कहीं कई जगह होता है। ये इंटरसेक्स बच्चों को पैदा होते हैं, उनके विकृत आकृति होती है लिंग की, तो उसमें उस कारण से उनको ले जाते हैं। और जो बाद में अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं साइकोलॉजिकली, मेल फीमेल, ज्यादातर फीमेल अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, वो साड़ी पहन लेते हैं बाद में, या तो उनको भी जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपने इलाकों में रहने नहीं देते हैं, अपने इलाकों से उनको भगा देते हैं। तो या अपनी हिजड़ा कम्युनिटी में ज्वाइन करने के लिए जबरदस्ती फोर्स करते हैं कि हमें ज्वाइन करो, नहीं तो हमारा इलाका छोड़ दो। जैसे मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, तो अगर मैं थोड़ा पावरफुल ना होती, मेरा पॉलिटिकली या फिर मेरा प्रशासन की तरफ से सहयोग ना होता, तो मुझे भी यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये चीजें होती हैं, बट डिपेंड करता, मतलब मेजोरिटी ऑफ जो है वो मैंने आज तक सर्वे किया तो उसमें यही कि ट्रांस जो डेरा लोग अपने इलाकों में रहने नहीं देते हैं, तो ये होता है। तो इस पे वरना वैसे कुछ मतलब कोई ऐसा कानून भी बना है कि प्रोटेक्शन कुछ ऐसी मिलती भी है इससे, अगर कोई ऐसा वायलेशन होता हो तो? सॉरी, अगर ऐसा वायलेशन होता है तो क्या इसके ऊपर कोई कानून भी है या पुलिस पे कहीं पे कंप्लेंट की जा सकती है अगर ऐसा कुछ होता है तो, अगर समाज के लोग आसपास के लोग करते हैं तो? इस पे कंप्लेंट वगैरह तो सब कुछ होते हैं। देखो, कानून में तो सब कुछ है, किसी को जीने का अधिकार, उसका आर्टिकल 21 तो है ही है। कोई जीने का अधिकार छीनता है तो उसके ऊपर उसके कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन प्रॉब्लम वही ना, स्टीरियोटाइप सोच भी तो समाज में, जितना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में स्टीरियोटाइप है, उससे ज्यादा समाज में भी, कि उनके बीच में नहीं आते, उन किन्नरों के बीच में वो लड़ाई झगड़ा में नहीं आते हैं, और जो डेरों में रहते हैं उनकी ज्यादा सुनी जाती है। जो बाहर रहने वाले इंडिविजुअल ट्रांसजेंडर, उसकी कोई नहीं सुनता है। तो वो सब चीजें रहती हैं, उसके कारण जो ट्रांसजेंडर है वो फंस जाते हैं। मतलब कानून तो है ही, कानून सब जगह है, लेकिन डर के हमारे पुलिस भी या प्रशासन भी उसका नहीं साथ देता है। हेमराज जी कहते हैं, हमें आज इस विशेष समुदाय को एक आदर भाव अधिकार देने की जरूरत है, जिसे सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए ताकि यह लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़े। इन्हें सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग की भी जरूरत है। कृपया इसमें प्रकाश डालें ताकि हम सब जागरूक हों। देखिए, जो ट्रांसजेंडर वर्ड है तो बहुत, ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन वर्ड है, वो तो सही वर्ड है, इसी को यूज करना चाहिए। और अभी कानून भी है, कानून के हिसाब से तो ये यूज होता है। हेलो जी संजय जी, अगर तो हाँ, ठाकुर बर्वे जी कह रहे हैं यहाँ पे कि एलजीबीटी प्राइड वॉक में दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर आदि शहरों में हिंदू विरोधी स्लोगन घोषणा की जाती है कि विरोध, भाजपा और भगवा विरोध किया जाता है, ऐसे दिखाने का प्रयत्न किया जाता है हिंदू धर्म एलजीबीटी विरोधी है। हम इस एलजीबीटी विरोध पर कैसे रोक सकते हैं? असल में हिंदू धर्म एलजीबीटी और सब सेक्सुअलिटी को स्वीकार करता है। ये बड़ी लंबी डिबेट है, ये ऐसा। हेलो जी, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ये लंबी डिबेट है। इसमें जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, ये तो यूनिवर्सल है, कोई इंडिया या वेस्टर्न थोड़ी है, ठीक है ना। अगर आप कामसूत्र पढ़ेंगे उसमें भी सारा कुछ वर्णन है। वेद का पहला मंत्र था विकृति एवं प्रकृति,
जो विकृति है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। और भगवान शिव के दरबार में किन्नर, गंधर्व और यक्ष लोग बैठते थे। तो यक्ष जो है वो होमोसेक्सुअल लोगों को माना जाता है। यक्ष जो है, तो कुबेर की हम पूजा करते हैं, वो भी यक्ष थे। तो ये तो हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को इतनी जानकारी है नहीं, लोग इसमें रिसर्च करते नहीं है, लोगों को अपनी माइथोलॉजी के बारे में पता नहीं है, जितना भी पुराने इतिहास है। ये तो अंग्रेजी सोच है। 12वीं शताब्दी में ब्रिटेन में 2 लड़कियां पकड़ी गई थी, लेस्बियन, उनको फांसी की सजा हो गई थी। और वहां के पार्लियामेंट में ये बात उठी कि ये 2 समलैंगिक कहाँ से आ गए, इंग्लैंड में तो होता नहीं ये सब चीजें। तो उन्होंने कहा कि एक दूसरे सांसद ने कहा ये भारत में होता है, क्योंकि खजुराहो टेम्पल भी भारत में बना हुआ है, हम लोग कामसूत्र भी भारत में ही है, सब कुछ भारत में है। तो ये तो ऐसा नहीं कि भारतीय संस्कृति नहीं है, ये संस्कृति का तो सवाल ही नहीं है, ये तो सेक्सुअलिटी और जेंडर का सवाल है। संस्कृति अलग चीज होती है, हमारे पर्सनल लाइफ जो होती है तो वो उसको बीच में घसीट के लाया जाता है संस्कृति के हिसाब से। तो वो अलग अलग चीजें हैं, 2 मुद्दे अलग हैं, उस पर हम लोग अलग से पूरा चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय भी बहुत कम है। जी तो, जी जी। प्रीति शर्मा जी कहती हैं, क्या हमें नहीं लगता कि इस विषय के सामने की सारी जानकारी हमें स्कूल एजुकेशन के सिलेबस में डालनी चाहिए, क्योंकि हम वहीं से एक्सेप्टेंस डालने में काफी हद तक मदद कर सकते हैं, लोगों की सोच वहीं से प्रभावित होगी और परिवार वालों को भी पता लगेगा। ये कहना चाह रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम में अगर इसको थोड़ा सा सिलेबस में डाला जाए तो। बिल्कुल, अभी हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं, सीबीएसई का, या हम अलग अलग बोर्ड हैं, जो राज्य के बोर्ड हैं, वो भी अपने अपने सब्जेक्ट अपने अपने सिलेबस में बच्चों के 9th 10th में +1 +2 में डालें। ट्रांसजेंडर की लाइफ के बारे में पढ़ाएं, ट्रांसजेंडर की जिंदगी के उनके संघर्ष के बारे में, जिन्होंने अचीवमेंट किए हैं उनके बारे में। जैसे भी सीबीएसई का काफी सारी चीजें बदल रही हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई में भी अब ऐड हो रहा है, तो सब चीजें बदल रही हैं धीरे धीरे। और हमें सोच बदलना है। आने वाली एक जनरेशन नहीं, 2 जनरेशन, कई जनरेशन लग जाएंगे, तब जाके आपके पोते जो हैं, पोतों के भी बच्चे होंगे, तब जाके वो आप इक्वालिटी की बात करेंगे। आज तो किसी घर में ट्रांसजेंडर पैदा हो तो हाई तो बहुत जाती है, तो कहेंगे कि नहीं मेरे घर में पैदा नहीं, बाकियों के घर में पैदा हो जाए, कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो अपने घर में तो कोई भी पैदा होना नहीं देना चाहता, कि ऐसा कोई भी है, चाहे कितना बड़ा विद्वान हो। तो ये सब चीजें होती हैं अभी, और इसमें बदलाव तभी आएगा जब हमारा एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आएगा, हमारी पुरानी चीजों को दोबारा दोहराया जाएगा। जी, मीनाक्षी मैम कहते हैं, आपके सार्थक व्यक्तित्व के लिए हार्दिक अभिनंदन। हिजड़ा व अन्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों में क्या अंतर है? क्या सभी हिजड़ा व्यक्ति किसी घराने से जुड़े होते हैं? आवाज क्लियर नहीं है। सभी हिजड़ा सभी हिजड़ा व्यक्ति किसी घराने से जुड़े होते हैं? हाँ, मैंने ये कहा ना कि हिजड़ा जो है कल्चर है, वो जैसे कोई ट्रांसजेंडर नहीं जुड़े होते हैं। सभी जो ट्रांसजेंडर होते हैं, सभी हिजड़ा ट्रांसजेंडर होते हैं, बट सभी ट्रांसजेंडर हिजड़ा नहीं होते हैं। लेकिन जो परंपराओं में जाते हैं, जो परंपराओं के जो बधाई में जाते हैं, वो फिर किसी न किसी घराने से जुड़े होते हैं, बट सभी नहीं। अब मेरे साथ बहुत सारे यहाँ पर बच्चे रहते हैं, 30-40 बच्चे चंडीगढ़ में जो आसपास रहते हैं, वो किसी घराने के साथ नहीं जुड़े हैं। वो अपना कोई चाय का दुकान चला, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो अपने इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, वो किसी के चेला नहीं है। जरूरी नहीं है, लेकिन वो तंग तो जरूर करते हैं लोग। उनके जो डेरे वाले हैं वो तो तंग करते ही हैं कि किसी का चेला है तो किसका फलाना, मतलब अगर किसी का चेला नहीं तो तंग करते हैं। बट धीरे धीरे चंडीगढ़ में थोड़े अवेयरनेस है, पुलिस भी थोड़ा है, और हम लोगों ने इतना काम किया, तो यहाँ पर थोड़ा सा हिजड़ा कम्युनिटी को थोड़ा दबाव भी रहता है कि हिजड़ा कम्युनिटी किसी को मारेगा, पीटेगी नहीं। जी जी, हमारे साथ डॉक्टर डी शर्मा जी एक प्रश्न है, हो सकता है कई ट्रांसजेंडर ऐसे भी हों जो ना भी मांगते हैं और ना ही कोई और काम वह करते हैं, वो गुप्त रूप से जीवन जीते हैं, क्या उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है या नहीं? हाँ जी, अभी सरकार की तरफ से गरिमा गृह बनाए जा रहे हैं, और लेकिन अभी थोड़ा सा वो बड़ी शुरुआती दौर में 4-5 ही गरिमा गृह, जैसे छत्तीसगढ़ में है, बंगाल में है, मुंबई में, कुछ गिने चुने जगहों पे हैं, लेकिन सब जगह नहीं है। और ये सभी राज्यों में होने चाहिए, ताकि हर राज्य के, जैसे हिमाचल में नहीं है तो हिमाचल में होना चाहिए, शेल्टर होम होना चाहिए, ताकि
घर से निकाल दिए जाए या कहीं से उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो वो वहां जाके रह सकते हैं कुछ टाइम तक, जब तक वो एम्पावर नहीं होते। वहां पढ़ाई लिखाई का, उनका स्किल डेवलपमेंट का कोर्स हो सकता है, उनके देखभाल की, ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सकें। जी जी मैडम। उन्नति शर्मा जी का एक आखिरी एक सुझाव आया है कि वो चाहती हैं कि ये जल्द से जल्द सिलेबस में ऐड हो, ताकि और मर्दों की तरह ट्रांसजेंडर्स को भी नॉर्मल समझा जाए। माइथोलॉजी के शुरू कर सकते हैं ट्रांसजेंडर, एटलीस्ट मीनिंग का डेफिनेशन और इसकी अवेयरनेस जो है समाज में ज्यादा से ज्यादा हो। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा कि ये सुझाव बहुत अच्छा है। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने ये सुझाव दिया। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनोद जी, आप आगे का संजीव जी, मैं इसमें दो परिचय कराना चाहता हूँ। हमारे साथ अत्यंत महत्वपूर्ण दो शख्सियत जुड़ी हैं। प्रोफेसर मीनाक्षी फेथ पॉल, ये इंग्लिश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी मानी प्रोफेसर हैं और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडी की चेयरपर्सन है और बहुत हिंदी और अंग्रेजी साहित्य में बहुत बड़ी एक इनकी हस्ती है। वो हमारे साथ जुड़ी हैं और उमंग फाउंडेशन के साथ इनका शुरू से ही हमेशा सहयोग रहा है और हमारे हर कार्यक्रम में, जैसे हमने पहले कार्यक्रम किए जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो हमने YMCA में किया था, उसमें हर प्रकार से सहयोग के साथ साथ स्पीकर भी थी। और प्रोफेसर GD शर्मा जी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योग गुरु हैं। इंडोनेशिया में इनकी पोस्टिंग भारत सरकार की ओर से रही है और 66 देशों में इन्होंने योग का जो है प्रचार प्रसार किया और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा इनका योगदान जो है शिक्षा के क्षेत्र में योग को लेकर के है। तो हम इन दोनों लोगों का अन्य सभी के साथ हम आभार जताते हैं कि हमारे छोटे से एक प्रयास में आप लोग शामिल हुए और इसमें सुझाव और प्रश्न करके हम सबका गौरव बढ़ाया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। संपूर्ण सृष्टि में जितनी भी परमात्मा की रचनाएं हैं उन सभी के अधिकार हैं। धनंजय चौहान जी ने आज बहुत ही सुंदर जानकारी हमें प्रदान की। बायोलॉजिकल सेक्स, साइकोलॉजिकल सेक्स में क्या फर्क है। वास्तव में हमारे भारतीय दर्शनों में पुरुष केवल परमात्मा को ही माना जाता है। हम सभी आत्माएं स्त्री रूप में हैं। हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है। यही ब्रह्म सूत्र कहता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हमें उस परमात्मा को जानना है और हम सभी आत्माओं का एक ही लिंग है। और वृंदावन में रासलीला में तो भगवान शिव भी स्त्री रूप में ही रासलीला में प्रवेश करते थे। समाज में अवश्य ही ट्रांसजेंडर की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और धनंजय चौहान जी ने बहुत ही सुंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर किए और विस्तृत रूप से अपने साथ होने वाली घटनाएं और जो ट्रांसजेंडर के अधिकार हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर विस्तृत जानकारी दी। मैं उमंग फाउंडेशन के आज के वेबिनार में आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और सभी इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और आज जो हमारे साथ प्रोफेसर JD शर्मा जी, डॉक्टर मीनाक्षी पॉल प्रिंसिपल इवनिंग कॉलेज, डॉक्टर दिनेश धीमान जी प्रिंसिपल अवस्थी कॉलेज ऑफ एजुकेशन धर्मशाला भी हमारे साथ जुड़े थे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती मृदुला श्रीवास्तव जी उमंग फाउंडेशन के ही मेंबर हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सामाजिक कार्यकर्ता विजय लांबा जी भी हमारे साथ जुड़े थे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वेबिनार को सफल किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।